स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज हमने 15 पार्ट कर चुके हैं जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वसुध इतिहास, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक है, जो हिंदी से रिलेटेड सभी एग्जाम जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, डिग्री, कॉलेज एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल शुरू करेंगे दोस्तों आज हम। ये हमारा पार्ट 16 है। इससे पहले जो हमारे पार्ट उनको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट चेक करें या जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज आधुनिक काल। ये हमारा 16 पार्ट है। इससे पहले हमने 15 पार्ट कर चुके हैं। उनको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट या फिर हमारे वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन है उसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आधुनिक काल। शुरू में रहता है भारतेंदु युग से, जो पुनर्जागरण काल जिसे कहते हैं। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र सूद द्वारा दिया गया था। तो हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम किसने दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। बहुत ही पहली पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है रेनेसां नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल सार्ट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। तो ध्यान देंगे, रेनेसां नवजागरण और पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल सार्ट ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। ध्यान देंगे। आगे है कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 11वीं सदी के 19वीं सदी भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी के आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। आगे देखते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण को दो हिस्से किए हैं। तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है वो हिंदी नवजागरण कितने भागों में किया है, दो भागों में, दो हिस्सों में किया है। पहला कौन सा है, लोक जागरण जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। दूसरा कौन सा है, नवजागरण जिसे हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहते हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, लोक जागरण जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। दूसरा क्या है, नवजागरण जिसे हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहते हैं। आगे है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है उन्होंने लोक जागरण और नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किए हैं। पहला है, लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का भी लोक जागरण का काव्य है। आगे है, नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर समाजवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। तो ध्यान देंगे कि लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का भक्त काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। दूसरा है, नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर समाजवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। आगे लिखते हैं रामविलास शर्मा की जो जो नवजागरण है, जो 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ था, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियों द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई हैं। आगे डॉक्टर मैनेजर पांडे लिखते हैं कि डॉक्टर मैनेजर पांडे क्या लिखते हैं कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषता का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचना करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो मैनेजर पांडे क्या कहते हैं कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं को सशक्त और स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ध्यान देंगे। आगे है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, क्या लिखा है कि पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ध्यान देंगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं कि पुनर्जागरण जो दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नोट कर लें, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक किसे पितामह माना जाता है, किसे प्रवर्तक माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक या पितामह, पिता कहा जाता है।
आगे देखते हैं, विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है कि जो भारतेंदु युग का काल निर्धारण किया है वो विभिन्न विभिन्न विद्वान जो थे, तो क्या किया है, कैसे किया है, देखते हैं। पहले प्रश्न होता है सीमांकन और काल का नामकरण। पहले कौन है, पहले विद्वान है मिश्र बंधु। इन्होंने क्या समय माना है, 1869 से 1888। काल का नामकरण क्या दिया है, वर्तमान काल दिए हैं। दूसरे का प्रश्न होता कौन है, रामचंद्र शुक्ल। तो ये कब से मानते हैं, 1868 से 1893 माने हैं। ये नई धारा का प्रथम उत्थान नाम दिए हैं भारतेंदु युग का। अगले कवि हैं राम कुमार वर्मा। तो अगले विद्वान कौन से हैं, राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने समय क्या माना है, 1870 से 1900 ईस्वी तक माना है, और नाम क्या दिए हैं, आधुनिक काल दिए हैं। अगले जो विद्वान है केशरी नारायण शुक्ल। इन्होंने क्या सन माना है, समय माना है 1865 से 1900 ईस्वी तक माना है। अगले जो विद्वान है वो रामविलास शर्मा है, जो 1857 से 1900 तक मानते हैं समय, और नव जागरण नाम दिया है। तो ये है भारतेंदु के काल निर्धारण के निम्न जो विद्वानों द्वारा दिया गया नाम, सन और काल का नामकरण दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं भारतेंदु पूर्व काव्यधारा, जो 1843 से 1867 ईस्वी है। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा देखेंगे, जिसका समय काल क्या है, 1843 से 1867 ईस्वी। तो सन 1843 से 1867 ईस्वी तक कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। तो 1843 से 1867 ईस्वी तक कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, भारतेंदु पूर्व काव्यधारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित हैं। तो जो भारतेंदु पूर्व काव्यधारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य हैं उनके बारे में देखते हैं। पहले हैं कवि रीवा नरेश रघुराज सिंह। तो रीवा नरेश रघुराज सिंह की कौन सी रचना है, राम स्वयंवर 1969 ईस्वी में, और रुक्मणी परिणय इनकी दूसरी रचना है। तीसरी रचना है आनंदा बुनिधि, और चौथी रचना इनकी है राम अष्टायाम। अगले कवि हैं रघुनाथ राम स्नेही। तो रघुनाथ राम स्नेही कौन कौन सी रचना है, इनकी रचना है विश्राम सागर 1854 ईस्वी, जो भारतेंदु युग पूर्व काव्यधारा के कवि हैं। रघुनाथ दास राम स्नेही, इनकी रचना कौन से हैं, विश्राम सागर 1854 ईस्वी। अगले कवि हैं सरदार कवि, इनकी कौन कौन सी रचना है, तो राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण, किनकी रचनाएं हैं, सरदार कवि की हैं। अगले कवि हैं ललित किशोरी कुंदन लाल। तो ललित किशोरी कुंदन लाल की कौन कौन सी रचना है, तो स्फुट छंद, इनकी रचना है ललित किशोरी कुंदन लाल जिन्हें कहता है। अगले कवि हैं गोपाल चंद गिरधर दास। ध्यान देंगे, गोपाल चंद गिरधर दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो राधा स्त्रोत, गोपाल स्त्रोत, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत, किनकी रचना ये है, गोपाल चंद गिरधर दास की है। आगे देखते हैं, भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्नांकित हैं। तो भारतेंदु युग में जो पूर्व ब्रज भाषा में रचित भारतेंदु पूर्व में जो ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं उनको देख लेते हैं। पहले कवि हैं सेवक, इनकी कौन सी रचना है, तो नक्सिक। अगले कवि हैं सरदार कवि, इनकी कौन सी रचनाएं हैं, इनकी रचना है खड़रित साहित्य श्रृंगार संग्रह। ये किनकी रचनाएं हैं, ये सरदार कवि के हैं। अगले कवि हैं चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी कौन कौन सी रचना है, तो नक्सिक हमीरहट 1845 ईस्वी। ये किनकी रचना है, चंद्रशेखर वाजपेयी की, नक्सिक और हमीर हट। आगे देखते हैं, भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं निम्नांकित हैं। तो भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं कौन कौन, इनको देख लेते हैं। पहले कवि है रामदास, जिन्हें राजकुमार कहते हैं, इनकी कौन सी रचना है, कविकल्प द्रुम 1844 ईस्वी में। ध्यान दें, कविकल्प द्रुम 1844 ईस्वी में, रामदास जिन्हें राजकुमार भी कहते हैं। अगले कवि हैं सेवक, इनकी कौन सी रचना है, वाक्य विलास। अगले कवि हैं गोपाल चंद गिरधर दास, इनकी कौन सी रचना है, भारती भूषण छंदो वर्णन। अगले कवि हैं बैजनाथ त्रिवेदी, इनकी कौन सी रचना देख लेते हैं। तो इनकी रचना कौन कौन सी है, सीताराम भरण मंजरी 1864 ईस्वी, राम रहस्य 1866 ईस्वी, वृत्तान दोष कंदम 1866 ईस्वी, वामा विलास 1866 ईस्वी, उद्दीपन सिंगार 1867 ईस्वी,
अनुभव उल्लास 1867 ईस्वी और चित्ताभरण 1867 ईस्वी इनकी रचना है। तो बैजनाथ द्विवेदी की है। अगले कवि हैं लच्छीराम, इन्हें महाभट्ट भी कहते हैं। इनकी कौन कौन सी रचना है? मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रमणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु, किनकी रचना है ये? लच्छीराम की है। आगे देखते हैं भारतेंदु और उनका मंडल। तो भारतेंदु और उनके मंडल, तो सबसे शुरू देखते हैं भारतेंदु जी का जीवन परिचय देखते हैं संक्षिप्त में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म मृत्यु क्या है? 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान क्या है? काशी है। पिता क्या नाम है? गोपाल चंद नाम था। गुरु कौन थे इनके? सितारे हिंद थे। उपाधि कौन थी? उपाधि कौन मिली थी? भारतेंदु की। उपनाम क्या था? रसा था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है? 175 है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कितनी रचनाएं हैं टोटल? 175 हैं। और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? 70 है। कौन कौन सी इनको देख लेते हैं। पहली भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्वर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सस्सई श्रृंगार, होली, मधुमुकल और राग संग्रह। आगे देखते हैं वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनोअंजलि, त्रिजीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुख दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपर अपवर्ग अपवर्ग दष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीत, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीर तत्व, श्री सीता वल्लभ स्रोत, श्री राम लीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला फूल बुझवल, बंदर सभा, ध्यान देने की बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयानी विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी और जाति संगीत, रिपुनष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने की कविता। तो ये 70 उनकी जो काव्य ग्रंथ हैं उनको हैं ये हैं। आगे देखते हैं भारतेंदुकृत विजयनी विजय विजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना के विजयी प्राप्ति पर लिखी गई थी। तो जो इनकी कविता है विजयनी विजय वैजयंती, जो कविता है वो मिस्र में भारतीय सेना के विजय पर लिखी गई है। आगे भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सौरवर्ष 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। तो भारतेंदु ने जो नारद भक्ति सूत्र और शांडिल भक्ति सूत्रों का अनुवाद किया है वो तदीय सौरवर्ष 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। आगे देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैराडी, स्यापा, गाली, लावनी और शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी है जो निम्नांकित हैं। तो भारतेंदु ने कौन कौन सी शैली में लिखे हैं? तो पैराडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं। कविताएं कौन? बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है? तो पैरोडी में। उर्दू का स्यापा किस शैली में लिखी गई है? तो स्यापा में। समधिन मधुमास किस शैली में लिखी गई है? तो गाली में। नए जमाने की मुकरी किस शैली में लिखी गई है? तो मुकरी में। और प्रातः समीरन किस शैली में लिखी गई है? तो प्यार में। और वर्षा विनोद किस शैली में लिखी गई है? लावनी में। आगे देखते हैं रानी
रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला प्रबंध गीत। प्रबंध गीत में विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा किसमें लिखी गई? निबंध काव्य शैली में लिखी गई है। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखा है। तो जो भारतेंदु की फूलों के गुच्छा कविता है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में लिखी गई है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि कालक्रम अनुसार निम्न हैं। तो जो भारतेंदु मंडल के अन्य कवि हैं उनको देख लेते हैं। तो भारतेंदु मंडल के प्रथम जो कवि हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो हैं बद्री नारायण चौधरी। इनका जीवन काल क्या है? 1855 से 1923 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी, ब्रजचंद पंचक और सूर्य स्त्रोत जो है बद्री नारायण चौधरी की रचनाएं हैं। देख लें एक बार और। जीर्ण जनपद, दुर्दशा दत्तापुर की दिया गया है, इसमें रचना की गई है। दूसरा है आनंद अरुणोदय, तीसरा है हार्दिक हर्षदर्श, चौथा है मयंक महिमा, पांचवी है अलौकिक लीला, छठवीं है वर्षा बिंदु, सातवीं है लालित लहरी, आठवीं है ब्रजचंद्र पंचक और नौवीं है सूर्य स्त्रोत। दूसरे कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका जीवन काल क्या है? 1856 से 1894 ईस्वी तक। इनकी कौन कौन सी रचना है? तो इनकी पहली रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृतीयांतम और श्रृंगार विलास हर गंगा। किनकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र की हैं। अगले कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी कौन कौन सी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जीवन काल क्या है? 1857 से 1899। इनकी कौन कौन सी रचना है? पहली रचना है प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी, दूसरी रचना है श्यामा लता 1885 ईस्वी, तीसरी रचना है श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी, चौथी है देवयानी 1886 ईस्वी। अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल क्या है? 1858 से 1900 ईस्वी तक। पहली रचना कौन सी इनकी? पावस पचासा। तो पावस पचासा कब लिखी गई? 1886 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी रचना कौन सी है? सुकवि सत्सई 1887 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। और तीसरी रचना इनकी हो होरी 1891 ईस्वी में, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, हो होरी। तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं राधा कृष्ण दास। इनका जीवन काल क्या है? 1865 से 1907 ईस्वी। भारत 12 मासा देश दशा इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। तो बद्रीनाथ चौधरी जिन्हें प्रेमघन इनको उपाधि मिली थी, उर्दू में वे अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। तो जो इनकी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की जो काव्य कृतियां हैं किस नाम से संकलन की गई हैं? तो प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से संकलन किया गया है। प्रेमघन की विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर 6 पूर्ण कविताएं लिखी थी। तो जो प्रेमघन थे वो विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर इन्होंने 6 पूर्ण कविताएं लिखी थी। कैसी कविताएं लिखी थी? तो 6 पूर्ण कविताएं लिखी थी। आगे है प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा रचना खड़ी बोली में की है। तो प्रेमघन की जो कविताएं हैं यति भंग प्राय मिलता है, इन्होंने मयंक महिमा रचना खड़ी बोली में लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। तो प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं किस शीर्षक से किया गया है? तो प्रताप नारायण लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। आगे है, प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्त्याम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। तो कौन सी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं? हरगंगा, तृप्त्याम, बुढ़ापा, हिंदी का हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं इन्होंने लिखे हैं। आगे है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्राकृत सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह जो हैं ये श्रृंगार और प्राकृत सौंदर्यपूर्वक कविताओं की रचना की है। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्राकृतिक का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। किस क्षेत्र की रचना की है? तो विंध्य क्षेत्र के, ध्यान देंगे। आगे जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। तो जगमोहन सिंह जो है तो कालिदास जो कृत ऋतुसंहार और मेघदूत है उनकी रचना तो ब्रज भाषा उन्होंने अनुवाद किया है।
आगे है अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्णनी सभा में पूरी आमी की कटोरियों सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें शुभ कवि की उपाधि प्राप्त हुई। तो जो अंबिका दत्त व्यास है उन्होंने जीवन काल में जो रचनाएं की पूरी अमी कटोरियां सी चिरावजी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ण करके किया और इस पर उन्हें कौन सी उपाधि मिली? सुकवि की उपाधि मिली। आगे देते हैं अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की, साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखे हैं। तो अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की और साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक शीर्षक कविता की खड़ी बोली में लिखे हैं। तो अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की, साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है। ध्यान देंगे दशरथ विलाप जो नामक कविता है किसकी है? वो तो अंबिका दत्त व्यास की है। आगे लेते हैं राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना की थी। तो जो राधा कृष्ण दास है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके फुफेरे भाई थे और इन्होंने जो रहीम के दोहे हैं उनकी कुंडलियों की रचना की है। आगे देखते हैं भारतेंदु काल के अन्य कवि आकृतित हैं। तो जो भारतेंदु के और भी कवि हैं उनके बारे में देखते हैं। पहले कवि हैं नवनीत चतुर्वेदी। इनकी रचना कौन सी है? कुब्जा पचीसी। ध्यान देंगे कुब्जा पचीसी किनकी रचना है? तो नवनीत चतुर्वेदी की है। आगे है गोविंद गिल्ला भाई। तो गोविंद गिल्ला भाई किनकी रचना है? तो श्रृंगार गोविंद गिल्ला भाई कौन कौन सी रचना है? तो श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख, फोड़सी और खड़ ऋतु, नीति विनोद, ये किनकी रचनाएं हैं? तो ये गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं दिवाकर भट्ट। तो दिवाकर भट्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो नखशिख 1884 ईस्वी में लिखी गई है और नहोड़ा रत्न 1888 ईस्वी में लिखी गई है। अगले कवि हैं रामकृष्ण वर्मा बलवीर। ठीक है, तो रामकृष्ण वर्मा कौन सी रचना है? बलवीर पचासा। बलवीर पचासा किनकी रचना है? तो रामकृष्ण वर्मा बलवीर की रचना है। अगले कवि हैं रामकृष्ण वर्मा बलवीर के बाद आते हैं राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे। तो राजेश्वरी सिंह प्रसाद प्यारे की कौन सी रचना है? तो प्यारे प्रमोद किनकी रचना है? राजेश्वरी प्रसाद प्यारे की रचना है। अगले कवि हैं राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप। तो राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप की रचना कौन सी है? तो प्रेम संदेशा किनकी रचना है? राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप की रचना है। आगे है दुर्गा दत्त व्यास। दुर्गा दत्त व्यास की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है अधमोद्धार शतक 1872 ईस्वी में लिखी गई है। अगले कवि है राधाचरण गोस्वामी। तो राधाचरण गोस्वामी की रचना कौन सी है? नवभक्त माल है। और फिर अगले कवि कौन से हैं? गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह की कौन सी रचना है? प्रेम सस्सई। ध्यान देंगे प्रेम सस्सई किनकी रचना है? गुलाब सिंह की है। आगे देखते हैं भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्यापूर्ण संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। तो जो भारतेंदु युग के प्रमुख समस्यापूर्ण संग्रह के कवि कौन कौन से उनको देख लेते हैं। पहले कवि हैं दुर्गा दत्त व्यास। इनकी कौन सी समस्यापूर्ण संग्रह है? तो समस्यापूर्ण प्रकाश। और अंबिका दत्त व्यास की कौन सी है? समस्यापूर्ण सर्वस्व। और गोविंद गिल्ला भाई कौन सी है? तो समस्या पुरुष प्रदीप। और गंगाधर द्विजगंग की कौन सी है? तो समस्या प्रकाश। और नर्मदेश्वर प्रकाश सिंह की पंचरत्न। आगे देखते हैं दोस्तों भारतेंदु युगीन कवियों का महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे परीक्षाओं में इन्हीं के बीच से पूछा जाता है। तो पहली पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पंक्तियाँ उनको देखते हैं, जो इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनको देखते हैं। पहला है सहसन बरसन जो सुनियो जो सपने नहीं कान जो जय आरज शब्द। तो इनकी पंक्ति है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगली पंक्ति इनकी है फरक उठी सबकी भुजा खरक उठी तलवार क्या आपह ऊंचे भये आर्य मोक्ष के वार। ध्यान देंगे फरक उठी सबकी भुजा खरक उठी तलवार क्यों आपहि भुजे ऊंचे भये आर्य मोक्ष के वार। अगली पंक्ति इनकी है कि हाय वहे भारत भूभारी सब ही विदिशो भई दुखारी है चित्तौर नीलज तू भारी आजऊ खरो भरतहि मझारी। तो ध्यान देंगे हाय वहे भारत भू भारी सब ही विदिशो भई दुखारी है चित्तौर नीलज तू भारी आजऊ खरो भरतहि मंझारी। अगली इनकी पंक्तियाँ हैं
निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा जान के मिटे नहीं के शूल। और अगली पंक्ति है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन कय, करि भारतवर्षी रोए। ध्यान देंगे पंक्ति को, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करि भारतवासी रोए। अगली पंक्ति है, मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृषभानु दुलारी। तो मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृषभानु दुलारी। और भी पंक्तियाँ इनकी है, देखते हैं आगे। तो अगली पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कि पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती है। अगली पंक्ति है, शिशुतई अजो ना गई तनते, तव यौवन ज्योति बहोरे लागी। उसकी आगे पंक्ति है, आज लो ना मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, प्यारे जू हैं जग की यह रीत, विदा की समय सब कंठ लगावे। तो ध्यान देंगे, आज लाओ ना मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, प्यारे जू हैं जग की यह रीत, विदा की समय सब कंठ लगावे। ध्यान देंगे किनकी पंक्तियाँ चल रही हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोह की खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। तो मुख जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोह करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। आगे है उर्दू हाय हाय का सिधारी, हाय 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 उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी, हाय हाय। आगे सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। आगे रचना है, आगे पंक्तियाँ हैं इनकी, कि भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों शक साजन नहीं अंग्रेज। आगे है, रसा महवे फसाहत दोस्त, क्यों दुश्मन भी हैं सारे, रसा महवे फसाहत दोस्त, क्यों दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। आगे, श्री राधा माधव युगल चरण रस को अपने श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमय का भी देख मजा। तो श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसको इसमय कर भी देख मजा। आगे है, रोवहूँ सब मिल आपहूँ भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो भारत दुर्दशा से रचना है, ये पंक्ति है। अगले है पंक्ति की भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कि रहे क्यों एक म्यान अस दोए, जे नैनन में हरिरस छायो, तिहि क्यों भावे कोय। और अगली पंक्ति है, शिखा प्यारे कृष्ण कोय, गुलाम राधा रानी के। अगली पंक्ति क्या है, शिखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। आगे जो अगले कवि हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की जो पंक्ति है उनको देख लेते हैं। पहली पंक्ति है इनकी, कि निर्धन दिन दिन होत हैं, भारत भुव सब भांति, तहि बचाई ना को सकत, निज बुझ बुद्धि बल कांति। ध्यान देंगे, निर्धन दिन दिन होत हैं, भारत भुव सब भांति, ताहि बचाई ना को सकत, निज बुझ बुद्धि बल कांति। अगली पंक्ति है, अजरज होत तुमहु सब गोरे, बाजत कारे, ताशो कारे करि शब्दहु पर हैं वारे। अजरज होत तमहु सब गोरे, बाजत कारे, ताशो कारे करि शब्दहु पर हैं वीर वारे। आगे है, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय वीर बल सकल सुभट एह कहि संगारत। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय वीर बाल सकल सुभट एक ही संग कारत। आगे है, आज लव रही अनेक भांति, धीर धारि के, पै ना भाव मोहि बैठनियो, सो मौन मारि गए। आगे है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसी तेहि त्याग तपाई ना, दिन काम कोहतुहुल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाए ना,
घन प्रेम बढ़ाय के प्रेम वहो बिथा बार के वृथा बरसाय ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलबे की चालिए ना। और अगली पंक्ति है इनकी, धन्य भूमि भारत सब रत्नान की उपज वाणी। धन्य भारत सब रत्नान की उपजान उपज वाणी। ध्यान देंगे ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये अधिकतर इनको परीक्षाओं में पूछा गया है जो पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र की जो पंक्तियाँ हैं, काव्य पंक्तियाँ, उनको देखते हैं। प्रताप नारायण की पहली पंक्ति है, चाहूँ साचहु निज कल्याण तव सब मिल भारत संतान। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे है, ताबहि लखियो जहाँ रखे हो एक दिन कंचन बरसत। तहाँ तहम चौथाई जन रुखी रोटहु को तरसत। आगे है, पढ़ी कमाए कीन्हु कहाँ हरे देश कलेश। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है, जग जाने इंग्लिश हम वाणी वस्त्र जोय। मिटय बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होय। और अगली पंक्ति है, नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे। जहाँ चना चिरौंजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कह। ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है, अभी देखिए क्या दशा देश की हो। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अगली पंक्ति है, कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की। और अगली पंक्ति, विधवा बिलपे नित धेनु कटि को लागत है गुहार नाही। आगे देखते हैं दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की जो पंक्ति है उनको देखते हैं। पहली पंक्ति है, अब यो उर आवत हैं सजनी मिल जाओ गरे लग के छतियाँ। मन की कार भांति अनेकन और मिल की जियरी रस की वतियाँ। हम हारि अरि कर उपाय लिखी बहुनेह भरी पतियाँ। जगमोहन मोहनी मूरत के बिन कैसे काटे दुख की रतियाँ। अगली पंक्ति है, पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंचा शिखा लाखि अंबर चूम। निहारत दित भ्रामे पगिया गिर जात उतंगता ऊपर झूम। अगली पंक्ति है, कुलकान तजी गुर लोगन में बस के सब बैन कुबैन सहा। सब छोड़ तुम्हें हम पायो वहाँ तुम छोड़ी हमें कहाँ पायो कहाँ। आगे देखते हैं दोस्तों विविध जो है, तो विविध में देख लेते हैं क्या क्या है। तो सन 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया है। तो सन 1888 में जो खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी कौन थे, अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया है। आगे है, अयोध्या प्रसाद खत्री कृत जो खड़ी बोली आंदोलन है उनकी रचना, तो ब्रज भाषा और अवधि की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। आगे अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी में शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। तो 1889 में कौन सी रचना थी, खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से शैलियों में उस समय का, मतलब कि 1889 ईस्वी में खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। आगे है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। तो जो अयोध्या प्रसाद खत्री हैं उन्होंने खड़ी बोली की 5 स्टाइलें बताई थी, कौन कौन सी हैं, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। आगे है, आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषानुवाद में किया था। तो आधुनिक काल में जो ब्रजभाषा पद्य के संस्कृत वृत्तों के व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषानुवाद में किया था। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम अगले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे द्विवेदी युग शुरू करेंगे, जिसमें जागरण सुधार काल जिसे कहते हैं, और अगला हमारा जो टॉपिक होगा द्विवेदी युग से शुरू होगा।
तो दोस्तों बने रहें चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इतने पार्ट्स हैं। और कल हम बात करेंगे अपने अगले पार्ट में जो है तो द्विवेदी युग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।